हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइट योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 होने वाला है, राइज ऑफ एम्पायर्स। ठीक है जी। इस वाले चैप्टर का जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस थी जिसमें हम लोगों ने चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझना, इसके नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। एंड दोनों ही वीडियोस आप लोगों को नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वहां आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। इससे प्रीवियस जो आपके चैप्टर्स रहे हैं उन सबके नोट्स, उन सबके क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और आप इन वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो, बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग करेंगे आपके आज बिग क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, और उसके साथ साथ आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हम लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज व्हाट इज एन एम्पायर। आखिर एक एम्पायर क्या होता है। अब जब आपने चैप्टर को पढ़ा था उसी में हमने देखा था कि आपके जो चैप्टर है किस बारे में, राइज ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से एम्पायर बनता है। लेकिन एक एम्पायर होता क्या है, उसके लिए आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ भैया किंगडम क्या होता है। किंगडम क्या होता है, कोई भी ऐसा एरिया, बेसिकली एक ऐसी टेरिटरी, चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी हो, जिसपे एक राजा का राज है, दैट इज कॉल्ड योर किंगडम। एक राजा राज करेगा इस पे, या फिर एक रानी, किंग या क्वीन या राज करेंगी, उसे हम बोलोगे आपका किंगडम। जब ये एक किंगडम, दो किंगडम, तीन किंगडम आपस में जो कुछ किंगडम्स मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा एरिया फॉर्म होता है, एक बहुत बड़ी सी सिंगल एंटिटी, बहुत बड़ी लार्ज टेरिटरी फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं आपका बच्चा एम्पायर। क्या बोलते हैं आपका एम्पायर। अगर एम्पायर पे आपका मेल राज करेगा उसे हम बोलेंगे एम्परर। अगर एम्पायर पे आपकी फीमेल राज करेगी उसे हम बोलेंगे एम्प्रेस। तो बेसिकली एम्पायर क्या है, आप कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स का एक साथ आ जाना या टेरिटरीज का, जिसपे कोई एक पावरफुल रूलर जो आपका एम्परर है या एम्प्रेस है, जब वो अपनी पावर को एक्सर्ट करे, उस पर पावर लगा रहा है, पावर इंपोज कर रहा है, कैसे करेगा, वॉर करने के बाद वह लड़ेगा। मान लो ये आपका किंगडम था। जिन लोगों ने वीडियोस को देखा है मेरी प्रीवियस, उनको पता होगा इस चैप्टर में हमने स्पेशली बात करी है मगध की, मगध की इंपॉर्टेंस की, पाटलिपुत्र, हमने ये बात करी। अब मान लो मगध जो है काफी इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा किंगडम था, लेकिन उस किंगडम के पास ये पावर थी कि वो बाकी किंगडम से लड़कर, वॉर वेज कर उसने उनको हटाया और उसने उनको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया, अपने अंदर मिला लिया छोटे छोटे किंगडम्स को। मगध है यहाँ पे, ये आपका ये छोटा किंगडम है, ये किंगडम है, क्या करेगा, इनसे लड़ा और इसको भी अपना पार्ट बना लिया, और ये क्या हो गया, एम्पायर फॉर्म हो गया। इस तरीके से आपका मगध का एम्पायर जो है फॉर्म हुआ था, इसे हम बोलते हैं बच्चा आपका एम्पायर। ये बात समझ में आ गई जी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अब कहने, हाउ डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप इंडिया की सिविलाइजेशन। किस तरीके से एम्पायर बनते हैं, किस तरीके से वो आते हैं और फिर इंडिया में बेसिकली फॉर्म होते हैं, अपनी सिविलाइजेशन को, अर्बनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। देखो कैसे होता है। अब मैंने बोला भैया एम्पायर जो आते हैं कई सारे फैक्टर्स की वजह से आते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा आपका, फर्टाइल लैंड। अगर लैंड आपका फर्टाइल है, अगर लैंड आपका अच्छा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ट्रेड अच्छा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकोगे, बाय सेल कर सकोगे, खरीद बेच सकोगे। यानी कि अगर ट्रेड अच्छा होगा तो आपके पास पैसे भी अच्छे आएंगे, यानी कि आपकी इनकम जो है बढ़ेगी, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ऑब्वियसली बात है आपका एम्पायर बनेगा उससे। आपकी ज्योग्राफी जो जहां पे आपका एम्पायर है वहां पे लोकेशन बहुत अच्छी है उस एम्पायर की, आसपास रिवर्स है, आसपास ये चीज है, वो चीज है, उससे क्या स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है उसकी वो बहुत अच्छी है। आपकी आर्मी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका डिफेंस का सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप जिस तरीके से यानी कि शासन कर रहे हो, आपका शासन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मान लो आपका जो मौर्यन एम्पायर था वो यहाँ पर एक्सपैंड हुआ था, वॉरफेयर के थ्रू एक्सपैंड हो रहा है। जो मौर्य का एम्पायर है वो लड़ाई करके हो रहा है, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू हो रहा है। यानी कि कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप किसी और से लड़के उसे अपने अंडर कर रहे हो, जब्त कर रहे हो, उसके एरिया कॉन्क्वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली आपने क्या करा, कॉन्क्वेस्ट करा, छोटे छोटे से किंगडम्स को अपने अंडर कर लिया। इसी चीज से जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो बनती है, ट्रेड को प्रमोट करके बनी है, कल्चर को प्रमोट करके और नए नए आइडियाज को स्प्रेड करके। कि आप लोगों को पता है अगर एम्पायर फॉर्म होगा, ये किंगडम का कल्चर, ये किंगडम का कल्चर, यहाँ का कल्चर, यहाँ की आर्ट, यहाँ का आर्किटेक्चर, सब जो एक साथ मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो भी यहाँ से एक नया रूप लेती है, क्योंकि सबके आइडियाज, सबका कल्चर, आर्किटेक्चर, आर्ट, रिलीजन और ट्रेड, ये सब जो आपस में मिल जाता है और इससे आपकी जो ग्रोथ है वो इकोनॉमी की वो भी होती है। थर्ड देखो आपसे कह रहे हैं बच्चा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं बेसिकली यहाँ से किंगडम से लेकर के एम्पायर का ट्रांजिशन जो होता है ना, किंगडम से एम्पायर कैसे बनता है, वो आपको बताने कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। देखो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा आपका, पहली बात है एम्बिशन। जो किंगडम का किंग है उसका एम्बिशन होना चाहिए ग्रोथ करने का।
अगर उसका एम्बिशन नहीं है, उसको ये है कि भाई मैं राजा हूँ, राजा की बात है, बस बात खत्म, ठीक है, हो गया इतना, नहीं, तो वो एम्पायर कभी फॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उस किंग का ये एम्बिशन बहुत बड़ा होगा कि नहीं भाई मुझे तो एक एम्पर बनाना है, एम्पर बनाना है, एम्पायर बनाना है, सॉरी, और एम्पर खुद बनना है, तो वो जो आगे बढ़ सकेगा। मिलिट्री की स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, आपके मिलिट्री के अंदर क्या होना चाहिए बच्चा, आपकी स्ट्रेंथ जो है काफी अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास जो है बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका, अब वैसी बात है, देखो ट्रेड अगर होगा, अच्छा खासे पैसे आएंगे तो इकोनॉमी ग्रो होगी, तो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपके पास वो होने चाहिए। ज्योग्राफिकल एडवांटेज जैसे मैंने बोला, आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा इससे आपका, तो यानी कि जो आपकी लोकेशन है जहां पे आप हो, आपकी टोपोग्राफी, आपका लैंड वहां का बहुत अच्छा, आसपास नदियां हैं, तो क्या होगा, ज्योग्राफी की लोकेशन, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, ये सब चीजें जो है आपस में मिल जाएंगी, स्ट्रेंथ, मिलिट्री, ये सब चीजें मिलेंगी, तब जाके किंगडम जो है एम्पायर में कन्वर्ट होएगा, हो पाएगा। आप लोगों को पता है मगध भी पहले क्या था, किंगडम था, उससे वो एम्पायर कैसे बना, यहाँ पे अलग अलग एम्पायर्स कैसे फॉर्म हुए, क्योंकि मगध ने खुद को राइज करा, मगध लड़ा, छोटे छोटे किंगडम्स को अपने अंडर करा, अपनी आर्मी की वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी की वजह से, दिमाग की वजह से, अपनी ज्योग्राफिकल एडवांटेज की वजह से, अपनी ट्रेड की वजह से, अपनी इकोनॉमी ग्रोथ हुई उसकी, और तब जो है वो किंगडम से एम्पायर में कन्वर्ट हुआ था, और यही जो चीजें यहाँ पर आपको बतानी है। नेक्स्ट देखो, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लाइफ लाइक फ्रॉम सिक्स सेंचुरी बीसी से लेकर के सेकंड सेंचुरी बीसी तक जिंदगी कैसी थी। उससे पहले एक बार देखो जरा, यहाँ पे जो आप लोगों को एसएस वगैरह लेना हो, आप लोग वो यहाँ पर ले सकते हो, मैंने इसको एक बार रब कर दिया है, ले लो एक बार एसएस अगर ले रहा है तो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भैया सिक्स सेंचुरी से लेकर के सेकेंड सेंचुरी बीसी तक जिंदगी कैसी थी, आपको वो यहाँ पर बताना है। देखो उसी को बताती हूँ मैं यहाँ पर, कैसी जिंदगी थी, कैसे क्या चीजें उस टाइम पे जो लोगों के साथ हो रही थी। देखो जी, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले आप लोगों को समझा रखा है, बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये दोबारा ना बताऊं तो, या बता भी दूं तो, देखो यहाँ पे आपको पता है क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जिससे पहले वाला टाइम होता है दैट इज कॉल्ड बीसी, उसके बाद वाला टाइम है वो आपका कौन सा है, एडी। इसी बीसी को हम आज के टाइम पे बोलते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। इस एडी यानी कि एनो डोमिनी को हम लोग बोलते हैं बच्चा कॉमन एरा। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो भी इसके बाद का टाइम यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 साल होगा, फिर 2 साल होंगे, फिर 3 साल, फिर 4 साल, ऐसे करते करते आपके 100 साल होंगे, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी आ गई। ऐसे करते करते 200 साल होंगे, फिर आपके 300 साल होंगे, फिर 400 साल, फिर 500 साल, और फिर आपके जो है 600 साल यहाँ पे हो जाए। यही जो है काम आप यहाँ करोगे आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पे देखो 1 आगे चलेगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते 100 साल, ऐसे करते करते 1000 साल, ऐसे करते करते 2000 साल, और जो आपका आज चल रहा है 2025, ये आ जाएगा। अच्छा, जब भी आपको पता है डोरेमोन कब आएगा, 22nd सेंचुरी में आएगा, मैं क्लास में भी ऐसे समझाती हूँ सारे पॉइंट को। डोरेमोन कब आएगा आपका, 22nd सेंचुरी में आएगा, यानी कि 21st सेंचुरी आज चल रही है, और 21st सेंचुरी का मतलब क्या है, 2000 साल से लेकर के हमारा जो ईयर शुरू हुआ है, सेंचुरी शुरू हुई है 2000 से हुई है, और 2000 से लेकर के 2099 तक जाएगी। आपको -1 करते हुए चलना है। 2100 है तो 2100 से शुरुआत नहीं होगी, अगर 21st सेंचुरी है तो 2100 से नहीं बल्कि 2000 से शुरुआत होगी, वहां से लेकर के 2099 तक हम लोग आएंगे, और ये आपकी बनेगी 21st सेंचुरी। लेकिन ये आपका बात हुआ एडी का, जो आपका आज चल रहा है। ठीक है जी, अगर बात करूं मैं बीसी की, बीसी में अगर आप लोग से बोला कि 6 सेंचुरी बीसीई, तो 6 सेंचुरी बीसी का मतलब है 600 से लेकर के 500 साल, क्योंकि सेंचुरी 100 साल की होती है, मिलेनियर 1000 साल का होता है। तो अगर ये 6 सेंचुरी बीसी यानी कि 600 से लेकर के 500 साल, अगर 5th सेंचुरी बीसी है तो 500 से लेकर के 400 साल, ये जो आपका टाइम पीरियड यहाँ पर चलता है। समझ में आ गया जी। अब देखो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस टाइम पे काफी क्या हुआ था, आपके नए नए किंगडम्स फॉर्म हो रहे थे, अलग अलग सिटीज यहाँ बन रही थी, वो फॉर्म हो रही थी, ट्रेड के जो नेटवर्क थे, ट्रेड नेटवर्क यहाँ पर बढ़ रहे थे, और सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। यानी कि आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा था क्लास में कि यहाँ पर वर्ण सिस्टम यहाँ पर आ रहा था, विच वॉज 4 वर्ण होते हैं, पता है आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये होते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि जो आपकी फोर्थ अर्बनाइजेशन थी, उसमें जो है आयरन की टेक्नोलॉजी नहीं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुई, इसमें आपको पता है आयरन की टेक्नोलॉजी भी जो है 600 बीसी के बाद आ गई थी। और हम बोल रहे हैं भैया साथ साथ नए नए रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज भी यहाँ पर आ रहे थे, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह, जो 600 बीसी 500 बीसी के आसपास आए थे। तो ये जो सब चीजें हैं वो इस टाइम पे, इन अगर देखो 600 से लेकर के यहाँ पे देखो 6 सेंचुरी यानी कि 600 से लेकर के, और सेकेंड सेंचुरी यानी कि 200 से 100, यानी कि 600 से लेकर के 100 बीसी तक, इन 500 सालों में क्या हुआ ये आप लोगों को बताना था। तो वो ये सब चीजें यहाँ पर होती है, यानी कि काफी जो इंडिया की हिस्ट्री है वो ट्रांसफॉर्म करती है।
ये बात समझ में आ गई थी। अब देखो आगे हम लोग मूव करते हैं बेटा, विच वॉज योर क्वेश्चन एक्टिविटीज जो आपके आते हैं यहाँ पर, उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एम्पायर एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अ किंगडम। एक एम्पायर के फीचर्स क्या क्या होता है, किस तरीके से वो एक किंगडम से अलग होता है। अब देखो एक एम्पायर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात बता चुकी हूँ कई बार, एक बहुत बड़ी टेरिटरी होगी, उस पर राज करने वाला एक बहुत बड़ा पावरफुल एम्परर होगा, नॉट रूलर या नॉट किंगडम, नॉट लाइक नॉट किंग या क्वीन, एम्परर या एम्प्रेस होगी। बहुत बड़ी बहुत अच्छी स्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्मी आपकी यहाँ पर होगी। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जहां पे लाइक जो शासन हो रहा है उसका जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एम्परर के पास है। और जो छोटे छोटे किंगडम्स है उस पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये क्या हुआ, आपके कुछ फीचर्स है एम्परर के। अच्छा जी ठीक है। अब देखो बात करती हूँ किस तरीके से किंगडम जो है वो अलग है एम्परर से, एम्पायर से। अब देखो क्या बोल रहे हैं भैया, किंगडम में क्या होता है भैया, किंगडम का साइज जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जो आपका एम्पायर होता है वो बहुत बड़ा, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत वास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स, मल्टीपल किंगडम, 2 3 4 5 6 10 ये जो आपके यहाँ पर बनते हैं, इससे जो है मिलकर आपका एम्पायर बनता है। टेरिटरीज होती हैं, अलग अलग कल्चर्स के यहाँ पे लोग होते हैं। अब देखो किंगडम पे कौन राज करेगा, तो किंग करेगा या क्वीन करेगी। एम्पायर पे, एम्पायर पे कौन राज करेगा, मैं बार बार एम्पायर को एम्पर एम्पर कर रही हूँ। एम्पायर पे कौन राज करेगा, एम्पर करेगा या फिर एम्प्रेस करेगी। चाहो तो आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हो कि हाँ भाई जो किंगडम है उसका एक्सपेंशन पावर जो उसके ऊपर लिमिटेड होगी उसके अंदर, लेकिन जो एक एम्पायर है उसमें एक्सपैंड होने की पावर बहुत ज्यादा होगी, वो कॉन्क्वेस्ट करके बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपैंड कर सकता है। साथ साथ देखो यहाँ पर एक कॉलोनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, जब एक कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी दूसरी कंट्री में आकर, मतलब फॉरेन कंट्री अगर हमारी कंट्री में आके हम पे राज कर रही है, हमें अपने अंडर कर रही है, उसे हम बोलेंगे कॉलोनाइजेशन। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें किया था, तभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है एम्पायर आपका मॉडर्न एम्पायर, ब्रिटिश का एम्पायर, किंगडम में स्पेन, थाईलैंड वगैरह के एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो ये आप लोग चाहो तो मैं कहूंगी हर्षंग बिंबिसारा का किंगडम लिख सकते हो, अजात शत्रु लिख सकते हो, तो ये मेंशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर। देखो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन से वो जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो कि किंगडम से एम्पायर की तरफ लेकर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए अपने उस पर, आप में एम्बिशन की पावर होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो ऑटोमेटिकली आप लोग ग्रो कर ही जाओगे, आपका एम्पायर जो है वो ग्रो कर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अलेक्जेंडर इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई डू यू थिंक सो। आखिर अलेक्जेंडर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, आपको क्यों लगता है अलेक्जेंडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको पता है अलेक्जेंडर ने यूरोप, अफ्रीका, एशिया तक का जो पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर था उसको अपने अंडर कर लिया था, है ना। तो एम्पर ने काफी कुछ करा है। तो एम्पर यहाँ पे भैया अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो हमको इसलिए ज्यादा अच्छा था वो एम्पर कि उसने क्या करा था, अलेक्जेंडर ने अपने बहुत बड़े बड़े बहुत दूर दूर तक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करे थे, यानी कि बहुत दूर दूर तक अपने मिलिट्री को भेजकर उन वाले एरिया को अपने अंडर किया था, जिससे जो उसका एम्पायर था वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। मैंने बोला ना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन सब कॉन्टिनेंट्स में जो है फैल गया था, ग्रीस से लेकर के पूरा का पूरा इंडिया तक, जिससे कल्चर एक्सचेंज भी जो है काफी अच्छा करा। कल्चर एक्सचेंज कैसे करा, ग्रीक के कल्चर को इंडिया में लेकर आया था। उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज, उसके मिलिट्री की स्ट्रैटेजीज जो है बहुत अच्छी रही, और जो उसकी लेगेसी थी, यानी कि जो वो अपने बाद छोड़ गया, क्या छोड़ गया वो, हेलेनिस्टिक पीरियड। देखो यहाँ मैंने एक बहुत अलग वर्ड लिखा आपकी बुक से हटके, आपका लेगेसी किस चीज की, हेलेनिस्टिक पीरियड की, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, एक ऐसा टाइम जहां पर इंडिया के जो है बाकी अलग अलग स्टेट से, मैं कहूंगी इंडिया के अलग अलग कंट्री से, खासकर ग्रीक से जो है कनेक्शन फॉर्म हुए थे। ठीक है, तभी उसी के बाद ग्रीक का आर्ट, ग्रीक की कल्चर, ग्रीक का लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब इंडिया में जो है आ पाया। हाँ, किसकी वजह से, अलेक्जेंडर द ग्रेट के आने की वजह से, उसी के बाद ये सब हो पाया था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहे हैं बच्चा, इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री मौर्यास आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, स्टेट योर रीजन। आखिर मौर्यास को उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया था बेटा। देखो मौर्यन एम्पायर जो था वो इतना अच्छा उसको इसलिए माना गया था क्योंकि वो फर्स्ट, सबसे पहला लार्ज स्केल पे फॉर्म होने वाला एम्पायर था, जिसने अपने अंडर, आपने देखा था ना, हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था उन सब चीजों को, किस तरीके से वेस्ट एशिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर के पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू यहाँ तक का पार्ट जो अपने अंडर पूरा का पूरा इन्होंने कर लिया था। सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया था विच वाज चोलास, चेरास और पांड्यास, जो बिल्कुल सदर्न किंगडम थे साउथ वाले, वो रह गए थे, बाकी सब जो है उसके अंडर हो गया था, और ये करने वाला ऐसा पहला एम्पायर ये था।
जिसका बहुत ज्यादा ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ उसके अशोक मौर्य के हाथ में था। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हुई उस टाइम पे, ऑब्वियसली बात है, तो सब कुछ उनके अंडर है तो ग्रोथ तो होनी है ना। ट्रेड जो है, सॉरी, उनका जो अचीवमेंट यहाँ पे रही आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, ये बहुत अच्छा रहा। साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा था अशोका का जो कलिंगा वॉर हुआ था विच वॉज इन उड़ीसा, उसके बाद अशोका ने पीस का जो रास्ता था वो चुन लिया था। वॉर छोड़ के वो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगे थे, उसको प्रमोट करने लगे थे, और अपने धम्मा को, यानी कि अपने धर्म को, उसको वो प्रोटेक्ट करने लगे थे, उसको फैलाने लगे। ठीक, समझ में आ गया जी। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट वर सम ऑफ कौटिल्या's key ideas, which ones of these can you observe even today in the world around us? आखिर कौटिल्य के मेन आइडियाज जो थे, की आइडियाज, वो कौन कौन से थे, और आप ऐसी कौन सी चीजें जो आप आज भी ऑब्जर्व करते हो, जो आज भी वर्ल्ड में होती हैं, कौटिल्य ने जो बोली थी वो वाली चीजें। अब देखो उसके लिए हम बोल रहे हैं, कौटिल्य आप लोगों को पता है, चाणक्य भी उनका नाम है, काफी वो बहुत अच्छे इंडियन फिलोसफर काफी रहे, टीचर रहे, ठीक है, वो थे। उनके जो मेन आइडियाज थे, आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था और 5 में भी, 4 में देखा है वैसे तो आपने स्टार्टिंग में कौटिल्य के बारे में कि उन्होंने क्या किया था। इसमें भी आप लोगों ने देखा है कौटिल्य का, जब हम लोगों ने मॉडर्न एम्पायर की बात करी वहां पे इनका जिक्र आया था। तो बेसिकली उन्होंने अपनी बुक, जो उनका काम था अर्थशास्त्र का, उन्होंने उसमें लिखा है कि एक कंट्री में क्या होना चाहिए, उस कंट्री की, उस एम्पायर की बेसिकली मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है मिलिट्री स्ट्रेंथ हो। इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब वो जो देश है, वो जो एम्पायर है, वो क्या करे, सोशल वेलफेयर भी करे। हमने देखा था ना जो कोट था स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 4 का, कौटिल्य का, उसमें उन्होंने कहा था कि देश ऐसा हो, एम्पायर ऐसा हो, जहां पे अपने ही लोगों को नहीं बल्कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी आप खिला सको। तो आप जो है ये चीजें होनी चाहिए। और जो कुछ उनके आइडियाज थे, खासकर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का, साथ साथ मेंटेन करने का लॉ एंड ऑर्डर, और अपनी कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि अपनी कंट्री को हरा भरा रखना, पैसों से खूब अच्छा माल धपाल यहाँ पे रहे, ये जो कुछ चीजें ये आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी रेलेवेंट है, आज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो उनका स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, वेलफेयर करो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सब जो चीजें आज की फॉलो होती है, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स अबाउट अशोका एंड हिज एम्पायर? कौन सी ऐसी अनयूजुअल सी अब नॉर्मल चीजें थी अशोका की, उसके एम्पायर की? व्हाट ऑफ दैट हैज कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस इंडिया एंड व्हाई? और किन चीजों ने इंडिया को मैं कहूंगी इन्फ्लुएंस करा? क्या चीज थी ऐसी? आपको अपने ओपिनियन लिखने हैं इस 250 वर्ड्स में। देखो यहाँ पे, देखो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे नोट लिखा है बेसिकली आप लोगों के लिए, जो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने मेंशन करी है, एग्जांपल आपको एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ क्या चीजें आप लोगों के लिए हैं। आप जो चाहो, आपको अगर बड़ा लग रहा हो तो 250 वर्ड्स लिखना था, अगर 250 वर्ड्स होंगे तो कम से कम एक पेज तो आपका भरना चाहिए, कम से कम बता रही हूँ तो मैं, ठीक है, तो इतना होना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, अगर बड़ा लगे एक और लाइन में से काट देना इसके अंदर से बीच में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अशोका जो है बहुत स्पेशल रूलर्स में से एक थे, इंडिया के बहुत स्पेशल रूलर्स में से एक थे आपके अशोका, और उनके बहुत सारी ऐसे अनयूजुअल चीजें हैं जो कि हमें लगती हैं उनके एम्पायर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट देखो क्या थी, दैट वाज अशोका जो है इतने पावरफुल एम्परर थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर पे राज किया था, लेकिन अपनी पावर को इस तरह से लड़ने की, इस तरह से यूज करने के बजाय कि वो वॉर लड़े और ज्यादा वर्ल्ड में और अलग अलग एरियाज को कॉन्कर करे, अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को जो और एक्सपैंड करे, इसकी बजाय उन्होंने शांति का और काइंडनेस का रास्ता चुना था। जब कलिंगा वॉर हुआ था, इस वॉर के बाद वो बहुत सैड हो गए थे क्योंकि उन्होंने देखा था कितनी लाइफ का जो है लॉस हुआ है। इसकी वजह से जो उनका राज करने का तरीका था वो ही चेंज हो गया था, और उसके बाद वो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बन गए थे, और उसके बाद अपना जो मैसेज था लव का, प्यार का, नॉन वायलेंस का और रिस्पेक्ट करने का, लिविंग बींग्स का, सोशल वेलफेयर करने का, इस आइडिया को जो वो स्प्रेड करने लगे थे। एक और उनके बारे में अनयूजुअल चीज क्या थी, वो ये थी कि वो लोगों का ध्यान रखते थे, जैसे कि बिल्कुल एक पापा अपने बेटे की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं। उन्होंने रोड बनवाए, अस्पताल बनवाए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, इन सब के लिए आपने देखा था कुएं बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए। आपने देखा था अशोका ने इवन मैंने चैप्टर में पढ़ाया था चैत्य और विहारा बनवाए थे। अब आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे मैंने क्या बताया था कि चैत्य और विहारा किस लिए थे, कौन सा इनमें से पूजा करने के लिए था, वर्शिप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, कौन सा इसमें से जो विश्राम करने के लिए था, वहां पर रहने के लिए था, बेसिकली लिविंग के लिए। तो कौन सा था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कह रहे हैं उसने अपने धम्मा को, धम्मा क्या था उसका, बेसिकली अशोका का एक ऐसा चीज मैं कहूंगी, कुछ ऐसे सोशल वेलफेयर के टीचिंग्स थे, कुछ उसके आइडियाज थे जो लोगों को करने चाहिए, उसे हमने कहा था धर्म यानी कि धम्मा प्राकृत लैंग्वेज में। और ये जो उन्हें जिन ऑफिसर्स को उसने उसको स्प्रेड करने के लिए अपॉइंट करा था, उन ऑफिसर्स को कहा गया था बच्चा धम्मा महामताज, जो कि धम्मा को स्प्रेड करे, जिसमें अच्छे बिहेवियर और काइंडनेस की बातें लिखी गई है।
अब देखो अशोका के जो आइडियाज थे वो आज भी कॉन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया को। जो उनका ये मैसेज था पीस का, नॉन वायलेंस का, ऑब्वियस बात है गांधी जी ने इसको बहुत माना था और बाद में उन्होंने पूरा का पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था वो उन्होंने नॉन वायलेंस से ही लड़ा था। आपको पता है अशोका की लॉयन कैपिटल, इसको जरूर मेंशन करके आना जहां भी अशोका का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो। अशोका की लॉयन कैपिटल थी जो उन्होंने सारनाथ पिलर पे बनवाई थी, तो और वो जो है आज भी हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है, जिसमें आपने देखा चार ऐसे लायंस थे आगे पीछे सर करते हुए, और जो है नीचे धर्मवीर चक्र, और उसमें जो है धर्म चक्र के बीच में कुछ एक हॉर्स, एक बुल, एक एलिफेंट और एक लायन जो है वो एनिमल्स जो है उसके थे। अच्छा जी, और ये हमारे नेशनल फ्लैग में वो धर्म चक्र जो है वो है आज। अच्छा, कहते हैं तो बेसिकली हमारे ओपिनियन में अगर हम देखें तो अशोका का जो ये तरीका था रूल करने का, काइंडनेस के थ्रू, और टिके ध्यान रखे बहुत चीजों का, ये जो है बहुत चीज समझाता है हमें, ट्रू स्ट्रेंथ दिखाता है कि भाई जो एक्चुअली ताकत है, जो पावर है, जो लोगों का जो प्यार है वो सिर्फ वॉर से नहीं आता बल्कि शांति से रहकर और उनकी हेल्प करके भी आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए है, दस स्पीक्स द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। देखो अशोका की बात हो रही है ये, द किंग पियादसी, भगवान के जो बहुत प्यारे हैं, पियादास हैं उनके। माई ऑफिसर्स ऑफ धम्मा आर बिजी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक बेनिफिट। जो मेरे ऑफिसर्स हैं, देखो अशोका ये सब बातें कह रहे हैं कि जो मेरे ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक बेनिफिट, लोगों का भला करने में बहुत बिजी हैं। वो बिजी हैं सारे ही सेक्शंस का, देखो सारे ही सेक्शंस का, चाहे वो एस्थेटिक हो और चाहे वो हाउस होल्डर्स हो, सबका भला करने में, सबकी बात मानने में, सबका काम करने में। आई हैव अपॉइंटेड सम टू कंसर्न देमसेल्फ विद द बुद्धिस्ट ऑर्डर। मैंने कुछ को अपॉइंट करा है यहाँ पे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, उनके ध्यान रखने के लिए। ब्राह्मण्स के साथ आजीविका को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। जैन्स के साथ, देखो जैन्स की आजीविका होती है और बुद्धिस्ट को कौन मानते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स मानते हैं। और कुछ और अलग अलग सेक्ट्स, बेसिकली आजीविका क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है, मैं कहूंगी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भी ये मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करना, डेथ की तरफ जाना, ये सब चीजों पर विश्वास करते हैं बुद्धिज्म और जैन्स के अलावा भी। ठीक है, तो कह रहे भाई, वो बोल रहे बहुत सारी कैटेगरीज हैं मेरे ऑफिसर्स में जिनकी बहुत अलग अलग ड्यूटीज हैं, लेकिन जो मेरे ऑफिसर्स है धम्मा के, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, दीज सेक्ट्स का और अदर सेक्ट्स का। यानी कि बेसिकली जो अशोक यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे जो ऑफिसर्स है, जो धम्मा महम्मदास हैं, वो सिर्फ मेरे ही रिलीजन को, मेरी ही बुद्धिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं बल्कि बाकी सेक्शंस के लिए भी काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको ये जो एडिक्ट है अशोका की, एडिक्ट का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो चाहे रॉक पे लिखी हो चाहे पिलर पे लिखी हो। आपको क्या लगता है कि अशोका जो है टॉलरेंट, यानी कि टॉलरेट करते थे वो अलग अलग जो बाकी और रिलीजियस बिलीफ थे या स्कूल्स ऑफ थॉट थे, लगता है आपको टॉलरेट करते थे? हाँ जी, बिल्कुल करते थे। वही यहाँ पर आप कह रहे हैं हाँ जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो अशोका है वो बहुत टॉलरेंट थे अदर अदर रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, उनको लेकर, स्कूल्स ऑफ थॉट को लेकर। इन द अबव एडिक्ट में इसमें आप देखोगे उन्होंने क्लियरली यहाँ बोला हुआ है कि धम्मा के जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि ब्राह्मण्स के लिए, आजीविका के लिए, जैन्स के लिए और अलग अलग सेक्शंस के लिए भी काम करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि वो सारे ही रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं कि वो उसके रिलीजन को फॉलो करे या अपने रिलीजन को फॉलो करे या बुद्धिज्म को करे, किसी को फोर्स वो नहीं करते हैं। अशोका जो आपको पता है खुद ही बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म को बहुत मानते थे, बुद्धा को बहुत मानते थे। अपने बेटे खुद महेंद्र को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो ये मानते थे कि जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो बहुत अलग अलग है, सबके लिए वो अलग अलग होते हैं, इसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। लड़ने की बजाय, आर्ग्यू करने की बजाय उन्होंने सबको एक साथ रहना सिखाया, एक दूसरे के जो फेद है, जिसपे विश्वास करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी कदर करते हुए। उनका ये मानना था कि ही बिलीव्ड इन हार्मनी अमंग पीपल विद डिफरेंट बिलीव्स, कि उन्होंने कहा भैया जो लोग हैं वो काफी भाईचारे के साथ, जो उनको आपस में मिलजुल कर जो उनको रहना चाहिए। तो भैया उनका ऑब्वियसली बात है, बहुत उनका एक तेज थे, इंटेलिजेंट थे, काफी वाइज थे, लेकिन बहुत एक काइंड सा, उनका बहुत प्यारा सा, दयावान सा उनका एटीट्यूड हो गया था बाद में, खासकर कलिंगा वॉर के बाद, जिसने उनकी लाइफ को जो है चेंज कर दिया था। आज भी आप देखते हो हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। अगर हम सबके रिस्पेक्ट करें, एक साथ रहें, जिस तरीके से अशोका ने किया था, तो हमारी कंट्री में लड़ाई वगैरह जो है बहुत कम हो जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि कहता है द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, was a writing system that was widely used in ancient India, जो कि एंशिएंट इंडिया में यहाँ पे यूज हुआ था। बहुत अच्छा सिस्टम ये था। आप ट्राई करो टू लर्न मोर अबाउट दिस स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों को और पढ़ना है, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। आपको एक छोटा सा यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप ये भी बताओगे कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। पढ़े उसको, देखो बेसिकली आपके लिए क्या काम है, ये आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट सा बनाना है। मैं यहाँ पे इजी से आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बना दिया है।
क्लास 7 का साइंस है, यहाँ पे एसएसटी का है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का टॉपिक है। इंट्रो में देखो क्या लिखोगे आप लोग कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है एंशिएंट इंडिया का, सबसे पुरानों में से एक है। मतलब जो ये कई सारे एंशिएंट किंग या स्कॉलर्स कौन, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो लोग जो है फॉलो करते थे इंपॉर्टेंट मैसेज लिखने के लिए, या एडिक्ट कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो लिखने के लिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट या बुक्स वगैरह लिखने के लिए। ये इतनी स्पेशल थी क्योंकि इससे जो है बहुत सारी इंडिया की लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है जी, जैसे आपको पता है देवनागरी स्क्रिप्ट से आपकी हिंदी आई है, लैटिन स्क्रिप्ट से आपकी लैटिन से आपकी इंग्लिश भी आई है, स्पेनिश भी आई है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आई है। अच्छा, कहते हैं वो यूज कहाँ पे होती थी, ऑल ओवर मौर्यन पीरियड में, खासकर ऑल ओवर इंडिया जो है ये फॉलो होती थी कि जो किंग है अशोका वो इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज करते थे प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखने के लिए, बेसिकली चाहे वो रॉक्स पे हो चाहे वो पिलर्स पे। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है कई बार बता चुकी हूँ, नहीं बताऊंगी। अब इनमें क्या लिखता क्या था वो, अशोका जो है इसमें क्या लिखते थे, बेसिकली मैसेज होते थे धम्मा को लेकर, धर्म यानी कि धर्म को लेकर, उनके पीस को लेकर, उनकी काइंडनेस को लेकर। कहते क्या लिखा जाता था इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, कौन सी लैंग्वेज आप बेसिकली लिखते थे, तो मैंने बोला है लैंग्वेज के नाम पे हम लोग प्राकृत लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज जो है इस स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते थे, और इससे हम लोग रिलीजियस टेक्स्ट, रॉयल ऑर्डर्स, मैसेजेस वगैरह जो है भी यहाँ पे लिखे जाते थे। इसकी जरूरत क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्या काम था इसका, क्यों जरूरी था आखिर इतना ये, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने बोला बहुत सारी जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, खासकर अलग अलग स्क्रिप्ट भी है इवन, उसके भी यहाँ पर ये मदर है, उन सब वो सब जो यहाँ से भी निकल कर आई हैं। टीचिंग जो थी बुद्धिज्म की, धम्मा जो थे खुद उनके अशोका के, उन सबको स्प्रेड करने में काफी काम रहा इसका। और एंशिएंट टाइम्स में लोगों ने अपने थॉट्स को, अपनी चीजों को, अपने इंस्क्रिप्शन को, हर चीज को जो है इस स्क्रिप्ट में जो है रिकॉर्ड किया था। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, कंक्लूजन के नाम पे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की इस हिस्ट्री का। इसके बारे में और पढ़ते हुए आप यहाँ पे ये देखोगे कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है और लर्निंग है वो डेवलप होती एंशिएंट टाइम्स पे, किस तरह से जो ये चीजें यहाँ पर हुई थी। चाहो तो एसएस ले सकते हो, और मुझे अगर एसएसपी ना लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जो है इसका भी आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अपलोड होता ही है, वहां जाके आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वहां ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों उसको भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी 100 होने वाली है। थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा है। सबमिटेड बाय अपना नाम यहाँ पे लिखना है आपको, और क्लास 7 आपको डाल देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन पे आता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। सपोज करो कि आपको कौशाम्बी जो कि नॉर्थ में था और कावेरीपट्टनम जो कि नीचे था, आपको 3rd सेंचुरी बीसी में यहाँ पे ट्रेवल करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप किस तरीके से जाओगे, क्या काम करोगे, कितना टाइम लगेगा आपको, क्या क्या रास्ते आएंगे, क्या करोगे, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे उसी को मेंशन यहाँ पे बेसिकली, एक सेकेंड, ये करा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो क्या है, कहती हूँ मैं, इफ आई हैड टू ट्रेवल, अगर मुझे ट्रेवल करना हुआ, ठीक है बस, अगर मुझे ट्रेवल करना हुआ कौशाम्बी से लेकर के जो कि आज की यूपी में है, और कावेरीपट्टनम जो मैंने कहा नीचे तमिलनाडु में है, यहाँ पे अगर मुझे ट्रेवल करना हुआ तो मुझे पता है बहुत लंबी जर्नी होगी, और वैसे बात है यूपी से तमिलनाडु जा रहे हो आप, ठीक है, बहुत लंबी और बहुत डिफिकल्ट जर्नी होगी, क्योंकि आज के टाइम के लिए कोई प्लेन या ट्रेन देखो उस टाइम पे नहीं थी इतना। 3rd सेंचुरी बीसी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो बहुत पुराना है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। बीसीई है वो भी देखो क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात कर रही हूँ, 100 साल, 200 साल और 300 साल। इसके बाद क्राइस्ट का बर्थ होगा, 1st सेंचुरी एडी आएगी, फिर जो आपकी 16 सेंचुरी आएगी तब ब्रिटिशर्स आएंगे, तो बहुत टाइम पड़ा है अभी तो। अच्छा, अगर आप लोगों को निकालना हो कि कितना टाइम पड़ा है, देखो आज चल रही है आपकी 2025, ठीक है जी, और ये बात कर रही हूँ मैं 3rd सेंचुरी बीसी की, यानी कि 300 से लेकर के 200 साल तक की। तो यहाँ पे 300 साल, आज से कितने टाइम पहले की बात कर रही हूँ मैं, ये निकालने के लिए आप 2025 में 300 को ऐड कर दोगे, यानी कि मैं आज से 2325 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो बहुत पहले की बात है। उस टाइम पे कोई ट्रेन, कोई बस, कोई एयरप्लेन नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैं अपने पैरों से जाऊंगा या जाऊंगी, बुलेट कार्ट के थ्रू जाऊंगी, जो सवारी होती है ना वो, या फिर घुड़सवारी करते हुए जाऊंगी। जो कुछ पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली बात है, क्या पता नदी बीच में पड़े, और पड़ेगी भी, गंगा वगैरह पड़ेगी, कावेरी पड़ेगी, तो मुझे बोट से भी ट्रेवल करना वहां पर होगा, क्योंकि रिवर का ट्रेवल जो है थोड़ा सा आसान भी होता है बेसिकली, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। इस जर्नी को कई हफ्ते लग जाएंगे, हफ्ते से मेरा मतलब है 2 से 3 महीने लग जाएंगे मुझे सिर्फ और सिर्फ पहुंचने में वहां तक। बहुत लंबा है ऑब्वियसली बात है, अगर मैं थोड़ा रेस्ट लेती हुई चलूं भी तो 2 से 3 महीने जो है मुझे लग जाएंगे। उन दिनों में कहते हैं पीपल जो लोग हैं वो भी बुद्धिस्ट की जो मोनास्ट्रीज थी, जहां पे वो लोग बैठ के मॉन्क जो है पूजा वगैरह करते हैं, रहते हैं, जो भी चीजें धर्मशाला वगैरह है जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं, वहां पे वो लोग बैठते होंगे, खाना वगैरह खाते होंगे, अपना शेल्टर जो है, मकान जो उनको मिल गया है, कुछ रहने के लिए छत मिल गई है बेसिकली,
ऑल्सो आई नो बहुत स्लो होगा लेकिन इंटरेस्टिंग जर्नी होगी, जहां पर मैं बहुत सारे अलग अलग कल्चर से, लैंग्वेज से, रिलीजन से, रीजन से मेरी मुलाकात हो। समझ में आ गया? चाहो तो आप लोग यहाँ पे एसएस वगैरह आप लोग ले सकते हो। एंड दिस वाज योर टॉपिक, दिस वाज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर नंबर, कौन चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स पे ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंचे। आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते हो जाना, क्योंकि देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भी कर देना। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।